बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, मैच नंबर 14 लास्ट नाइट लाहौर लेग का पहला मैच जिसमें लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस बाबर आजम। और लाहौर का क्राउड जो है वो ऐसा लग नहीं रहा था कि लाहौर कलंदर अपनी होम टीम को सपोर्ट कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर। पूरे ग्राउंड में हमने येलो स्टॉर्म देखा, जिस तरह से येलो झंडे देखे और येलो शर्ट्स देखी। बाबर आजम की फैन फॉलोइंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बाबर आजम जो है वो सबसे बड़े क्राउड पुलर इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी है और पीएसएल में भी हैं। इस पर बात करेंगे। और अगेन बाबर आजम ने कल साबित कर दिखाया 56 रन की इनिंग्स के लिए। टॉस जीता बाबर ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर ने 129 रन, सिर्फ 129 रन पर लाहौर की पूरी टीम आउट होगी। कहा यह जा रहा था कि विकेट स्लो था, बैट पर बॉल नहीं आ रहा था। ये भी जानेंगे हम। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। इसके साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। और आज एक दूसरा हम मैच कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर है, उस पर भी बात करनी है। पहले इस मैच पर आ जाते हैं। टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी ने, सलमान भाई पहले फील्डिंग का फैसला किया और ये फैसला उनके हक में अच्छा साबित हुआ। 129 पर पूरी टीम आउट होगी लाहौर की। ओवरऑल सिनेरियो पर बात करें तो क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ओवरऑल सिनारियो तो हमजा काफ़ी कह ले के डिसअपॉइंटिंग है। लाहौर ने इतनी उम्दा पिच बनाई, इतना शानदार क्राउड यहाँ पे आया। ज़ाहिर है लाहौर कलंदर्स की टीम, उनका एक कनेक्ट है क्राउड के साथ, वो क्राउड को पुल करते हैं, वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी को लेकर। तो उनका जो अटैचमेंट है अपने क्राउड से वो बड़ी फ़र्क है और इसका क्रेडिट उनकी एक्टिविटीज़ को जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ बाबर आजम थे, जो खुद से बहुत बड़ा फैक्टर है। ज़ल्मी के भी फैंस हैं और बाबर आजम की अपने अकेले की पुल क्राउड की बहुत जबरदस्त है। तो क्राउड बड़ा बेहतरीन था, सेटिंग बड़ी अच्छी थी, पिच बेहतरीन थी। लेकिन जो लाहौर कलंदर्स के टॉप ऑर्डर ने किया है, मतलब उनको किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं जिस किस्म के उन्होंने शॉट्स मारे। आप आसिफ अली के साथ ओपन कर, यार आसिफ अली अपनी पोजीशन का बेहतरीन परफॉर्मर है। पीएसएल में आज तक उसने जहां जहां परफॉर्म किया, किस नंबर पे किया, उसको टीमें कहां इस्तेमाल करती हैं, वो सारी जिंदगी किस नंबर पे क्रिकेट खेला है। बिल्कुल। अगर उसने कभी ओपन किया है तो मुझे इल्म नहीं है, मैंने कभी उसके डोमेस्टिक में भी ओपन करते नहीं अभी कल देखा, उन्होंने मेंशन कभी किया है, सुना शाहीन भी अफरीदी नहीं। ने मेंशन प्रॉपर किया है कि वो उसने डोमेस्टिक में बहुत अरसा जो है ना वो ओपन किया है, जिसकी वजह से हमने उसे ओपन करवाने का फैसला किया। ये शाहीन ने कितनी डोमेस्टिक खेली है जो शाहीन की आंखों के सामने कुछ हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है। शाहीन तो हार्डली डोमेस्टिक में अपीयर हुए हैं, उनका तो करियर ही बहुत छोटा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। माशाल्लाह वो बचपन से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। और देखिए, पता नहीं कौन सा सैंपल साइज उन्होंने सोचा या किया, लेकिन क्या कभी हमने किसी, आपको आसिफ अली की टेक्निक देख के लगता है कि वो ओपनर है, या वो उनकी गेम देखकर कहीं से आपको ये लगता है कि वो ओपनर है? और आसिफ अली को क्या ऐसी आखिर जरूरत पड़ी कराने की, क्योंकि आपके पास फॉर्म में अब्दुल्ला शफीक है। बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक एक प्रॉपर ओपनर है। इसी के साथ फिर सैम बिलिंग्स जो है, अगर आपने ओपन कर एग्रेसिव भी सकते हैं। जाना है तो आप सैम को ले जा सकते थे। हाँ, बिल्कुल। सैम बिलिंग्स के साथ ओपन कर सकते हैं। लेकिन जिस नंबर पे सिकंदर रजा खेले, अगर इमेजिन करें आसिफ अली उधर उनके साथ होते हाँ। और वहां पर वो अच्छी इनिंग खेलते, तो ये रन कहां से कहां जा सकते थे। बहरहाल ये उनका एक अपना डिसीजन है, लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का या उनके कप्तान का। उन्होंने जो बेहतर समझा उन्होंने किया। लेकिन जो हमने देखा कि वो बुरी तरह इफेक्ट हुए, उनका टॉप ऑर्डर नहीं चल सका। पावर प्ले में उनकी 5 विकेटें गिर गई। जब पावर प्ले में आपकी 5 विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर मैच बहुत सीधा हो जाता है, ऑपोजिशन के हक में चला जाता है। उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत हो गई थी और उसके बाद सिकंदर रजा ने एक और अच्छी पारी ली। उन्होंने 50 रन किए, लेकिन अगेन उनके साथ टेल ही थी, उनके बिल्कुल। साथ कोई पार्टनरशिप लग नहीं सकी। हारिस रऊफ ने थोड़ी सी उनके साथ पार्टनरशिप लगाई, 35 रन की एक छक्का उन्होंने लगाया। लेकिन क्रेडिट देंगे आप ज़ल्मी के बॉलर्स को। आई थिंक उन्होंने हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, स्पेशली अली रजा को अगर आप देखें, बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की। जोसेफ अल-अज़हरी जोसेफ को विकेटें जरूर मिली हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग शुरू में थोड़ी मिक्स थी, थोड़ी आगे थोड़ी पीछे। लेकिन अली रजा ने कम विकेटें ली, लेकिन बॉलिंग ज्यादा अच्छी की है। इसी तरह लूक वुड जो है, वो भी पिछले कुछ अरसे से ज़ल्मी के लिए बहुत सारी विकेटें उन्होंने ले रखी हैं। बिल्कुल। उनका नया बॉल स्विंग होता है, अंदर आता है। और आसिफ अली को पहले भी बॉल अंदर आया, वो कंफर्टेबल नहीं थे, फिर बॉल अंदर आया तो वो बिल्कुल ही उस पोजीशन में नहीं थे जिस तरह नए बॉल को खेलते हैं। तो वो भी आउट हुए। फखर जमान जो है, वो तो अल-अज़हरी जोसेफ ने तो कुछ नहीं दिया। फखर जमान इतनी दूर होके वो कोई शॉट शायद कट मारने गए हैं या कुछ ऑफ साइड पे खेलना चाहते थे उस बॉल को। और अच्छी बात ये थी कि जोसेफ ने विकेट्स में बॉल मिस हो और गई तो वो आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक भी आपने देखा पुल मारते हुए आउट हुए। कोई ऐसा बॉल बता दें जो आउट करने वाला बॉल था या पिच ने कुछ किया हो, अच्छा सब सलमान का भाई, सब
ये विकेट की आपने बात की, तो आपको लगता है कल पोस्ट मैच में कहा गया कि विकेट स्लो थी, बैट पर बॉल नहीं आ रहा था, तो ऐसा कोई फैक्टर नजर आया कल? पता नहीं यार, ये कौन विकेट देखता है, मेरी उन्होंने तो कहा कि समझ पिच से बाहर है। बहुत ज्यादा स्लो थी और बैट पर बॉल नहीं आ रहा था, खासी तो मुश्किल में खुदा पेश का आई। खौफ करें, ये किसने बात की? आप जरा जाकर बॉल तो देखे विकेट कीपर के, कहाँ हाँ। कैरी हो रहा था। स्लो पिच पे बॉल वेस्ट ऐसे ऊपर कैरी होता है, बाउंसर 2-3 पकड़े, हारिस ने छलांग मार के ऊपर से, बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी। ठीक है, टॉप एज लग के 3 से 4 छक्के हुए हैं पीछे, स्लो विकेट पे कैरी होता है बॉल छक्के के बाद, इवन बाबर आजम के लग के वो पीछे का छक्का हो गया था, तो वो इतना पीछे तेज, छक्का हो हाँ गया। जी। चले वो तो हारिस रऊफ थे, जो हाँ बहुत जी। तेज बॉलर है, तो बाकी 2-3 और भी थे जिनके पीछे लग के छक्का हुआ। तो ये कौन विकेट देखता है, कौन इस तरह की इनको चीजें बताता है? खुद तो मुझे नहीं लगता कि विकेट देखना कोई देख ले उसमें कोई बहुत ज्यादा महारत हासिल है, बहुत सारे लोगों को नहीं इसका पता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बड़ा अच्छा पिच था, बेहतरीन पिच था, पिच में शीन थी, चमक थी, घास के हाँ। साथ साथ जहां जहां मट्टी थी वहां पे शीन थी। हम तो वहां पे खड़े होकर देखते रहे हैं ना। बताएं, जल्मी के जो साइम अयूब है, उन्होंने भी ये गलत शॉट मारी, वो आउट हो गए, वरना किसको प्रॉब्लम हुई है? बाबर आजम को कोई प्रॉब्लम हुई है बारी लेते हुए? नहीं। या उसको हुसैन तलत को क्या प्रॉब्लम हुई है बारी लेते हुए? कितने सुकून से उन्होंने स्कोर किया। या सिकंदर रजा को कोई ऐसा लगा हो कि जी बॉल बड़ा रुक के आया और उनसे शॉट नहीं लगी, उन्होंने भी मारी है, उनकी भी लगी है। ये विकटों विकटों वाली कहानी, अब मुझे नहीं मालूम ये किसने बात किया, लेकिन ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। पिच बहुत अच्छी। अच्छा, फ़खर जमान पर चूंकि टोटली डिपेंडेंट है, अगर ओपनिंग की बात की जाए लाहौर कलंदर की टीम, तो आपको लगता है कि ये जो फ़खर का अब प्लान है कि वो आती लाठी चार्ज करने की कोशिश करते हैं, पहले ओवर में 1-2 चौका छक्का मार के वो प्रेशर पर, वो बॉलर पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, अच्छी टेक्निक है और इसमें कामयाब भी हुए हैं पिछले 1-2 मैचेस में हमने देखा है। लेकिन आप समझते हैं कि सेकेंड एंड भी देखना पड़ेगा कि आपके साथ कौन है, अगर मेरी यहाँ से विकेट गिर गई तो उस एंड से कुछ नहीं बचना? नहीं, बात यह है कि अपना बैलेंस खुद कह लें कि शेक अप उसे करने वाली बात है। आपके पास प्रॉपर ओपनर मौजूद है, वो इन फॉर्म है, आप उससे ओपन कीजिए। आप हाँ। अगर कभी आसिफ अली ने जिंदगी में ओपन की भी थी, तो आपको वो दोबारा चैप्टर खोलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। आप नया तजर्बा अरसे दराज के बाद क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप खेलने दीजिए उनको जो है अपने नंबर पर, जहाँ पे वो स्पेशलाइज करते हैं, जहाँ पे वो दुनिया की लीगें खेलते हैं जाके, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उनको उधर खेलने दें, वो भी कंफर्टेबल खेले। अब्दुल्ला शफीक एक ओपनर है, आप उनको ऊपर खेलने दें। कोई अच्छा। ऐसा थ्रेटनिंग साइन उनको देख के नजर नहीं आया। एमएससी साहब, क्या वैसे स्टैट्स क्या हैं? आसिफ अली ने अगर वो कह रहे हैं की है तो शायद फैसलाबाद में कहीं की हो, लेकिन इंटरनेशनली और वो ज़्यादा T20 खेलते हैं, तो अभी लास्ट नेशनल T20 कप हुआ है मेरे ख्याल, उसमें भी उन्होंने ओपन तो नहीं किया। अच्छा, आसिफ अली के जो अब तक स्टैट्स हमारे सामने हैं, उसमें तो ज़ाहिर है कि उनकी जो T20 क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर की किस तरह इस्तेमाल होती है और जो T20 क्रिकेट जो स्ट्राइक रेट से गिर्द घूमती है, तो आसिफ अली के जो बेस्ट स्ट्राइक रेट्स हैं जहां पर उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो तो नंबर 5, नंबर 6 और फिर नंबर 7 पर भी जो उन्हें बारियां ली हैं, उसमें भी उनका स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो टॉप ऑर्डर में उन्हें आगे बारियां ली भी हैं, 2 बारियां उनके नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर हैं, उनमें उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 112 का है सिर्फ, वो क्या उनमें 31 की एवरेज रन बनाया, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका नहीं है। तो आसिफ अली का जब एक फिनिशर का रोल तय हो चुका है और उसके मुताबिक अपने आप को सेटल कर चुके हैं, उनका मिजाज उसके मुताबिक बन चुका है, तो मेरा ख्याल है कि ये बिला जवाब तजर्बा जो है वो करने की कोशिश उन्होंने की है लाहौर कलंदर की, और यही कहानी हमें लाहौर कलंदर से कल नजर आई है कि वो उस मैच को उस तरह से प्लान करने में कामयाब नहीं हुए हैं। अब आप देखें ना, अगर बैटिंग ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं और आप पिच के मुताबिक उसको डील करने की बात करें, शाहीन ने कल आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 160 170 कर जाते तो हम उसको डिफेंड कर जाते। अच्छा। तो अगर 160 170 करना था तो शाहीन अफरीदी को सिकंदर रजा से ऊपर आने की क्या जरूरत थी? 10 बॉलें वहां पर आकर खेल गए। वही बॉलें अगर सिकंदर रजा आके पहले खेल जाते तो शायद वो 20 रन और बना देते एंड पे, अगर वो सेट हो जाते तो। लेकिन वो इसी वजह से ऊपर आए हैं कि मैंने आके 2 तो छक्के बैटिंग मार ऑर्डर दिए। का मसला जो है वो, मतलब मुझे ओवरऑल कल इस पूरी टीम के अंदर जो है खैर, आप शाहीन को तो कुछ भी नहीं कह सकते। शाहीन, उस मैनेजमेंट कहती कि शाहीन चाहे तो वो ओपन भी आ सकता है, ये उन्होंने लानिया कहा हुआ है, ये इंटायरली शाहीन का फैसला है, शाहीन की मर्जी है, वो जब चाहे जहां चाहे आ सकते हैं। इसमें फ्रेंचाइज के मालिक थे अली तरीन साहब, उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए PSL का बेस्ट मोमेंट वो है जब शाहीन अफरीदी जो है वो बल्ला अपने बगल में दबाए हुए 5वें नंबर पर बैटिंग करने आ गया था, मुझे उस दिन वो बहुत ब्रेव लगा था। तो इस तरह की बातें कर करके मेरा ख्याल है शाहीन अफरीदी भी अपने आप को ऑलराउंडर समझना शुरू हुए। बस फिर ब्रेव, इस तरह का ब्रेव होना तो चले उन्हें मुबारक हो, शाहीन शाह अफरीदी। वैसे प्लान समा भी आपको लगता है कि यही होगा कि जाके जरा 1-2 वो लॉन्ग ऑन पे छक्के जो मार लेते हैं टांग निकाल के वो लगाएंगे तो शायद प्रेशर जो है वो टिल्ड हो जाए पेशावर की तरफ?
देखिए कोई भी प्लान था, जी। द बेटर ऑप्शन वुड हैव बीन कि सिकंदर रजा वहां पे आके बारी, हम्म। ठीक है, वट एवर द प्लान, वट एवर ही कैन डू द अदर बॉय कैन डू बेटर, क्योंकि वो एक बैट्समैन है यार, हम्म। ठीक है। हाँ, अगर कोई लो वैल्यू विकेट की हैसियत से खेलना होता कि यार ये रिस्की है, 2-4 छक्के चाहिए फौरन, कोई रन रेट को अप करना है, कोई काउंटर अटैक करना है, थोड़ा टेम्पो को वापस लाना है, तो चलो कोई ये ना हो मेन बैट्समैन आउट हो जाए, तो चलो शाहीन जाके 2-3 छक्के मार ले, तो वो बात समझ में आती है। बिल्कुल। लेकिन वहां पे तो विकेटें 5 गिर गई हुई हैं, वहां तो स्टेबलाइज करना है इनिंग को, स्टेबिलिटी का फैक्टर चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, लंबा खिलाना है, पूरे ओवर खेलने हैं, 150 प्लस तक पहुंचना है, जैसे उन्होंने कहा कि 160 करना है। हम्म। तो वहां पे तो फिर एक बैट्समैन अगर है तो फिर उसी का आना बनता था, ठीक है। तो ये जो प्लान है, उसको जो एक्ट है वो जस्टिफाई नहीं कर रही, वो उसके साथ रिलेट नहीं कर रही। लेकिन क्या कह सकते हैं, अब वो पता नहीं, अब जो वो उनके असल प्लान था शायद वो ना कहा हो, उन्होंने ना बताया हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि पहले भी उन्होंने बैटिंग किया, कई बार अच्छी किया, कई बार नहीं की। लेकिन सिकंदर रजा से ऊपर बैटिंग करना, स्पेशली कल वाली सिचुएशन में, यू नो, आके अगर 2 हिटें ही मारनी थी तो 5-6 विकेट तो पहले गिरी हुई थी। वहां पर आकर तो आपको थोड़ा स्टेबलाइज करने की जरूरत थी, ठीक है। तो शाइन ने भी आके कोई आते 7 हिटें तो नहीं मारी, पहले तो मिचेल ओवर ने उनका सीधा सीधा कैच छोड़ा, वरना बात तो दूसरे तीसरे बॉल पे ही तमाम हो गई। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। अच्छा सलमान भी, लाहौर की बॉलिंग आजब, मोहम्मद आजब जो है उनको ट्राई किया गया, आपको लगता है कि जिस तरह का इम्पैक्ट आके अली रज़ा ने क्रिएट किया है, उबैद शाह ने क्रिएट किया है, एक नया पता चला है कि कोई ना कोई खिलाड़ी जो है टीम में आया है, दोबारा से पाकिस्तानी फास्ट अटैक की बात होने लग गई है, और ये माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। लेकिन आजब की अगर बात की जाए तो आपको लगा है कि पहले मैच में वो उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए हैं अपने आप को रजिस्टर करवाने में? पहली बात तो ये आप हमजा सुन लें, क्योंकि आपने ये बात ऑडियंस तक पहुंचानी होती है बार बार करके, कि अच्छी बात है पाकिस्तान का टैलेंट ऊपर आ रहा है, लेकिन फॉर गॉड सेक ये वो परफॉर्मेंसेज नहीं है कि आप कहें इसको पाकिस्तान खिला दो, ठीक है। ये क्रिकेट का इंटरनेशनल और इसका स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। बिल्कुल, ये एक माइनर फॉर्मेट है जिसके ऊपर बैट्समैनों ने सोचना समझना बंद किया हुआ है, आते हैं और हिट मारते हैं, और लग गई ना लगी प्योरली नजर आ रहा आपको ऐसा, ठीक है। ये T20 फॉर्मेट ही ऐसा अराउंड द वर्ल्ड, हाँ जी। तो इसकी इतनी वेटेज नहीं है। द गुड थिंग इज के लड़के फिट हैं, अच्छा उनका एक्शन है, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ जब किसी की हवा चलती है ना, तो पता लगता है रात को मुंडे तो ना आ गया, तो परसों मैच खेल गया, मुझे कुछ नहीं होया, तो उसके बाद 1.5 साल पीछे चला गया, ठीक है। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट की जो ग्लैमली ग्लिटरी परफॉर्मेंस है ना, ये मिसलीडिंग भी हो सकती है। सो इसको मतलब यस, गुड प्रोस्पेक्ट्स बट अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी काम चल रहा है। और आजिफ तो कहीं से भी उन दोनों के करीब नहीं लगे, वो तो बड़ी हाई क्लास बॉलिंग उन दोनों ने की है अभी तक। उनका रिदम देखें, उनकी आउटपुट देखें, पेस उनकी अप है, मतलब वो प्रॉपर डेवलप, जिस तरह डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है ना, वो वाले प्रोडक्ट्स लग रहे हैं। आजिफ जो है, ठीक है, अभी पहला मैच था, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता कि वो कैसा है, क्योंकि पहले मैच में आप बड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, 2-4 मैचों के बाद बहुत और हो सकते हैं। तो हो सकता है अगर लाहौर कलंदर ने उसको इतना ट्रस्ट किया तो कुछ तो उसमें होगा। बिल्कुल ऐसा कल पहला मैच था, टोटल भी इतना नहीं था कि वो उस पर जरा खुल के अपना काम कर सकता। लेकिन एक चीज है कि मुझे ये सुनने में आया था कि इनकी स्पीड बहुत है, लेकिन वो चीज नजर नहीं आई। उनकी तो एवरेज स्पीड ही 130 थी कल के मैच में। अली रजा पे जो बात कह रहे थे, मैंने वाली बात भी है इसमें, मतलब अगर सिर्फ स्पीड की बुनियाद पर ही लड़कों को खिलाए जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे पहले बॉलर खेल रहे हैं बॉल तेज, तो वो भी करवा लेते हैं। तो सिर्फ स्पीड होना, सिर्फ पेस होना और सिर्फ कैमरे को ऊपर ये चला देना कि ये मुस्तकिल 140 प्लस करी जा रहा है, उसकी बुनियाद पर ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के अहल तो नहीं ना हो सकते। यस दे आर गुड बॉलर्स, यस वो हमारे फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट हैं, लेकिन अभी उन्हें पूरा बनने दें। वो लंबी बॉल कराएंगे, मैच सिचुएशन के मुताबिक बॉल करनी आएगी, डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक डिफरेंट कंडीशन में बॉल करनी आएगी, वेरिएशंस पैदा होगी। उसके बाद और ख्याल है ये काफी अहमद और ये दोनों खेल रहे हैं। उबैद शाह ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, काफी मैचेस खेल रहे हैं उसने इस साल, और खेलेगा और अच्छा हो जाएगा। ये गनी ग्लास की टीम से खेल रहा है और सियालकोट के लिए और वाबडा के लिए खेलते हैं ये जो अली रजा है। और अली रजा ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 7 विकेट्स भी ली, बहुत उम्दा बॉलिंग की है, सियालकोट चैंपियन हुई है।
ये दोनों बच्चे जो है ये क्रिकेट खेल रहे हैं जो इनको खेलनी चाहिए, और बता रहे हैं इनको उसी से जज किया जाए, लंबी बिल्कुल, क्रिकेट से। एग्जैक्टली ये जजमेंट का पैमाना नहीं है 4 ओवर्स। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा फिल्मी की बैटिंग की बात करते हैं। कप्तान बाबर आजम ने कल जनाब 56 रन की इनिंग्स के लिए ऑन जस्ट 42 बॉल, जिसमें 7 चौके 1 छक्का शामिल, और इनिंग्स बिल्ड करने में वो कामयाब हो गए। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसका 14वां मैच का लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी खेला जा रहा था, और ये मैच पेशावर ज़ल्मी के नाम रहा, और पॉइंट टेबल में जान डालने के लिए ये मैच पेशावर के जीतना जरूरी था। लेकिन अब जो है वो लाहौर के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर 5 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से 3 हारा है और 2 मैचेस जो है वो जीतने में कामयाब हुआ है। तो इस तरह से भी सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं उनके पास। बहरहाल जरा बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की, तो अगेन कैप्टन वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट माशाल्लाह। लास्ट मैच 46 रन, इस मैच 56 रन, तो इंप्रूवमेंट काफ़ी हद तक बाबर आजम के बैट से आई है, और ये एक अच्छा साइन है बाबर आजम के लिए, साइ ऑफ रिलीफ बाबर आजम के लिए भी है और उसकी टीम के लिए भी है। ना सिर्फ उसकी टीम के लिए बल्कि क्राउड खुश था, ये कल देखने में मिला। तो सलमान भी ओपनिंग की बात की है, पेशावर ज़ल्मी साइम एक दफ़ा फिर से नाकाम हुए, लास्ट मैच में गालिबन 2 पे आउट हुए, इसमें भी 2। तो साइम आपको लगता है कुछ जल्दबाजी का शिकार है, या फिर उन पर वही प्रेशर जो कि हमने उनके फील्ड से बाहर होने पर उन पर बिल्ड किया हुआ था, उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, वक्त लेना चाहिए। ये तो अपने ऊपर खुद प्रेशर बिल्ड करने वाली बात है ना, कि आप आए और आप ज्यादा कह लें कि एक ओवर रिस्की शॉट खेल लें जिसकी जरूरत ही नहीं है। लो टोटल है आपका, 128 रन आपने करने हैं, और आपके पास तो उसमें वक्त ही वक्त है, और आप ऐसे स्ट्रोक ले रहे हैं जो अगर खड़ा रहेगा तो रन तो रुकेंगे ही नहीं। साइम अयूब के पास तो इतने अच्छे शॉट हैं, क्रिकेटिंग शॉट हैं, कि वो जब खड़ा रहता है तो रन तो नहीं रुक सकते। ये तो बड़ा ही, हमने ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं। लेकिन कल जिस बॉल को वो उन्होंने मतलब ऊपर से मारने की कोशिश की, अगर उसको वो सामने बिल्कुल ग्राउंडेड शॉट खेलता तो शायद फिर भी चौका होता। लेकिन पिछले 3-4 बारियों में मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब जो है ना वो उनको किसी ने आउट किया। वो खुद ब खुद ही अपना ही कोई शॉट बनाते हुए आउट हो गया, और थोड़ा उन्हें ऐसे जब एक स्ट्रीक चल पड़ती है तो फिर जब आप ध्यान रख के खेलना चाहते हैं तो फिर उस दिन आपको बॉल अच्छा हो जाता है। तो बड़ा जरूरी है कि आप ना बॉलर को रिस्पेक्ट दें। आप जो है, मुझे मालूम है कि नया माइंडसेट ऐसे है, वो उन्हें हलाशेरी दे रहा होगा कि कोई बात नहीं आप करते जाओ, बट इस तरह बैटर का कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता। टीम भी आपकी हर्ट होती है। सीधा सीधा मैच था, कुछ किया नहीं बॉल ने, आप आउट हो गए, 3 आउट हो गए। वहां पे एकदम पूरी टीम को हुआ कि यार अब 1-2 और ना हो जाए वरना मैच तो फंसेगा। अगर बाबर भी हो जाते वहां पे पावर प्ले में आउट, हाँ जी, जो वो बचे हैं आउट तो दे दिया था बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है, तो फिर कहानी और भी हो सकती थी। ये बैटर्स को अपनी मतलब सिचुएशन के मुताबिक खेलना चाहिए। ये कोई वो एंटरटेनमेंट का बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप क्राउड आ गया तो अब जो है ना क्लैप आनी है तो कुछ करेंगे तो क्लैप आएगी। आप क्रिकेट खेलना है, आप क्रिकेट खेलें। आपकी क्रिकेट जब अच्छी होगी तो खुद ब खुद जो एप्रिसिएशन आएगी और आपकी सारी चीजें ठीक होंगी। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर्स जो आते हैं वो बिल्कुल भी चीजों को कंसिडर नहीं करते हैं कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। मतलब वो एट टाइम्स उनकी शॉट मेकिंग इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ शॉट मेकिंग। उसका जरूरत से इतना लेना देना नहीं होता एट टाइम्स। और ये पेशावर की बैटिंग की बात हो रही थी, अहमद साहब बड़े बेताब हैं बात करने के लिए, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज़ देखने को। पॉइंट पर करना चाह रहा हूँ कि अब जाहिर है कि मतलब जिस तरह से भट्ट साहब ने मशवरा दिया कि साइम को टाइम देना चाहिए क्रीज के ऊपर, तो इसके ऊपर फिर ये क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाते हैं कि दूसरी तरफ क्योंकि बाबर आजम खेल रहे हैं, वो भी टाइम लेने के आदी हैं, और साइम भी जो है वो टाइम लेना शुरू हो जाएगा, तो फिर पावर प्ले सारा इसी में गुजर जाएगा। तो इस तरह की बात कौन उठाता है ये वाले क्वेश्चंस, कौन उठाता है? बट साहब कल से लोग ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम ने सिर्फ कौन से लोग 25,000 बंदा आपको दिन में मिलेगा, मुझे बता दें, अगर उसमें से 25 भी ये बात कर दें, ये वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ना अपनी यूट्यूब पे चमकानी है, रोले डालने, खप डालने, वक्रियां चढ़ा लेनी है, चीखें मार मार। अच्छा, मजे की बात है, यूट्यूब चलाने के लिए भी अब कोई बंदा उन्हें बताया कि टोटल 133 पे भी 3 खिलाड़ी आउट हैं। थोड़ा सा पीछे जाके देखो तो 40 पर 3 खिलाड़ी आउट थे। वहां पर अगर बाबर आजम हुसैन तलत के साथ इनिंग्स बिल्ड ना करते, अगर टाइम लेकर ना खेलते, तो जल्दबाजी में खेलते, अगर इनकी बातों में आके वही रैम शॉट और स्विच शॉट्स खेलने की कोशिश करते, तो ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो सकता था। और ये बातें जो है वो फिर से बाबर आजम पर थी, वो करे ते भी मसला और ना करे ते भी मसला। तो बाबर पर जो प्रेशर है ना वो किसी हद तक ठीक है, और उसको अब ये छोड़ देनी चाहिए, ये आउटसाइड नॉइज जो है ना उसको अब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए, लेट इट गो कर देना चाहिए। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, और इसको बिल्कुल भी खातिर ख्वाह नहीं लाना चाहिए, एब्सोल्यूट नॉनसेंस।
और इसी के साथ बाबर को अपनी वही क्रिकेट खेलनी चाहिए जिसको खेल के वो रन बनाते रहे हैं। और उन्होंने और ये जो साबित एक वीडियो बार आना फिर शुरू हो कर गए ना, दिया। हाथ उसके लंबे छक्के मार रहे हैं हार्ड हिटिंग पे। जी कल मैच के दौरान मिडवे में इंजी भाई का इंटरव्यू था, ठीक है, पिच के ऊपर रमीज भाई के साथ। अच्छा, और उन्होंने उनसे ये सवाल किया कि बाबर आजम को आप बस ये थे एक बैटिंग मेंटोर, आप क्या उनको मशवरा देते हैं, आपने उनसे क्या बात की? कहते हैं सबसे, इंजी भाई का जवाब था, सबसे पहले तो उसको स्ट्राइक रेट को अपने जहन से निकालना है और उसको सिर्फ अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी। अब ये कौन सा बंदा कह रहा है जिसने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया हुआ है, पाकिस्तान के बेहतरीन टॉप 2-3 प्लेयर्स हो हिस्ट्री में तो वो उनमें से एक, ठीक है, और कप्तान भी रहे हुए हैं, बड़े सक्सेसफुल रहे हुए हैं। सो द पॉइंट इज सेम कि आपको नॉनसेंस को एंटरटेन नहीं करना। ये जो रौले डाल रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में, मतलब ऑब्वियसली क्रिकेट की एक्सपर्टीज उनकी नहीं है, ठीक है, वो आकर वो फैशनेबल और बज़वर्ड्स को यूज कर रहे हैं और सिर्फ आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, चाहे किसी एजेंडा के तहत ना, या चलिए उनकी समझ ही इतनी है। लेकिन आपको तो अल्लाह ने दिमाग दिया, आपको तो ये अपना काम, अगर आप उसकी वजह से अंडरमाइन हो रहे हैं तो फिर ये आपकी मेंटल वीकनेस है। एंड आई थिंक ही वाज राइट कि ये अपने जहन से वो चीजें उन्हें निकालनी है और अपनी क्रिकेट खेलनी है, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि वही उनकी स्ट्रेंथ है। वो जो वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं वो रैप शॉट्स मार के नहीं रहे, बिल्कुल, वो कोई जो है ना उल्टी सीधी शॉटें मार के नहीं रहे, प्रॉपर क्रिकेट खेल के रहे हैं। वो जितना प्रॉपर क्रिकेट को खेलेंगे उतना ही उनका सक्सेस है। और अगर उसके लिए किसी का शौक पूरा कराना भी पड़ता है उन्हें, तो करा देना चाहिए। अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप वो सुलझे हुए लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी बातें सुने। विव रिचर्ड्स के साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा। ये जब पेशावर कोयटा पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने विव रिचर्ड के साथ अच्छा टाइम गुजारा और उनसे कुछ बातें डेफिनेटली सीखी होंगी। एक लेजेंड है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा बाबर को। तो अगेन हमने देखा काफ़ी हौसला अफजाई की बात है कि बाबर आजम ने स्कोर किया है, बड़े मतलब कंफर्टेबल नजर आए हैं, अपने उस शेल में नजर नहीं आए हैं जिसमें वो पिछले 3-4 मैच से नजर नहीं आ रहे थे। जो अपने स्ट्रोक्स हैं वो स्ट्रोक मेकिंग किए, उन्हें प्रॉपर शॉट्स खेले हैं और कोई मतलब ऐसी उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा भी नहीं किया, सिचुएशन के मुताबिक खेला है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई की बात बाबर आजम के लिए भी है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये अच्छी खबर है कि बाबर आजम जो है वो रन करना शुरू हो गए हैं। बाकी फैंस की अगर आपने बात की है तो यकीनन मेरा ख्याल है कि कल लाहौर कलंदर्स चूँकि खेल रही थी और लाहौर कलंदर्स की मौजूदगी में भी लोग जो है वो बाबर आजम के नारे लगा रहे थे और जब वो रिवर्ट हुआ बाबर के हक में तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा शोर उस वक्त मचा पूरे ग्राउंड में जब बाबर का रिव्यू रिवर्ट हुआ, लोगों को पता लगा कि बाबर क्रीज पे स्टे कर रहा है। अच्छा सलमान भी, कल आप वहाँ पर मौजूद थे, फैन एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जो लाहौर से उम्मीदें वाबस्ता थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि लाहौर का क्राउड हमेशा की तरह आता है, वेलकमिंग क्राउड होता है, तो कल दोबारा से लाहौर ने साबित किया है कि वाकई लाहौरी हैं। देखिए, लाहौर के क्राउड ने हमेशा कह लीजिए कि अपना रोल जो है ना PSL के हवाले से या इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से उन्होंने हमेशा इसको फुलफिल किया है। नॉट टू फॉरगेट कि कदाफी स्टेडियम की कैपेसिटी बड़ी है, 25 से 35 हज़ार हुई है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि कल जो आपका क्राउड था वो कम से कम 30-32 हज़ार का क्राउड, इतना अच्छा क्राउड था, फुल स्टेडियम। कीपिंग इन माइंड दैट कि कल वर्किंग डे था, कल वर्किंग डे भी था और उसके अलावा कह लीजिए कि लाहौर के अंदर जो हर्डल्स है ना कराची से बहुत ज्यादा है। कराची में तो बड़ी आधा स्टेडियम के दरवाजे के बाहर आप ड्रॉप हो जाते हैं तो 500 मीटर की आपकी वॉक है। लाहौर में तो पार्किंग कहाँ दूर दूर करके कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर बनता है कहीं और आपको आना पड़ता है। तो आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग टू सी अ वेरी गुड क्राउड। अच्छा सलमान भी, कल TKC को हारिस का बॉल काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, उसमें ज़रूरत नहीं थी, तो हारिस क्योंकि क्विक एंड फ्यूरियस हैं तो जिस वजह से वो बोल्ड हो गए, कल डिसीव हुए। हारिस ने बॉल कराई, ठीक है जी, TKC ऊपर ही नहीं आए, बॉल तो अच्छा था। हारिस ने उसे वाइड ऑफ द क्रीज एंगल किया, लग के गेंद बड़ा शार्पली वो जाहिर एंगल के साथ वो अंदर भी आया, लेकिन TKC तो किसी पोजीशन में ही नहीं थी। वो तो ऐसे लगा कि जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेंद थोड़ा पीछे होगा और गेंद थोड़ा आगे हो गया। तो मतलब इट वाज नॉट समथिंग दैट अ गुड बैट्समैन शुड डू, जिस तरह वो खेले हैं इस गेम। हारिस की 20 रन की इनिंग्स को कैसे रेट करेंगे? मोहम्मद हारिस की, जिन्होंने कल 2 छक्के 1 चौका 16 बॉलों पर 20 रन बनाए। हारिस की चीजें हारिस ही कर सकता है। अजीबोगरीब किस्म के हटके उसने 2 छक्के मारे हैं। अगर ऐसे शॉट पे आप आउट हो जाओ तो सब कहते हैं यार ये जरूरत क्या थी, ये क्या किया, और अब वो लग गए हैं तो जी क्या बात है, लग गए हैं। बट फॉर मी आई थिंक ठीक है, अब हारिस को क्या कहेंगे, बड़ी दफा कह चुके हैं कि हारिस, लेकिन दिस इज हिज स्टाइल, दिस इज हाउ ही वर्क्स, यही है उसका। इट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी वेरी रिलायबल,
बट वो चांस लेता है, व्हेन इट कम्स ऑफ इट लुक्स ग्रेट। वो नहीं आता तो फिर आप कहते हैं यार ये क्या किया इसने। रोहन भी हारिस ओपनिंग मटेरियल है, जिस तरह के शॉट्स अब खेलने लगे हुए ये ऑल दो करते हैं ओपनिंग, लेकिन अब आप समझते हैं कि इस तरह के शॉट्स ओपनिंग स्लॉट्स में ज़रूरी होते हैं? यार ये अगर आप प्रॉपर ओपनर की बात करें तो वो नहीं है। ठीक है। ठीक है, हाँ अगर आपने उनसे कोई पावर प्ले का फायदा उठवाना है, ठीक है, और आपको है कि चलो कुर्बान भी हो जाए विकेट तो खैर है, लेकिन ये मार सकता है, ठीक है, तो वो कर सकता है। बड़ा कम होता है कि हारिस प्रॉपर खेले और रन्स को लंबा करे, बड़ी इनिंग खेले। वो ऐसे ही खेलता है, उसमें जो समेट सके समेट लेते। तो इट्स अ हाई रिस्क ऑप्शन, ठीक है, इट्स नॉट प्रॉपर ओपनिंग बैटर टेक्निक, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि उसकी शॉट्स नेचुरली वो शॉट मेकर है, स्ट्रोक मेकर है, और उसमें काफी एक्सट्रावेगेंस है, ठीक है, वो टाइमिंग उसकी जो है ना वो बड़ा ब्लेस्ड है। दूर से भी बैट लगाता है तो हिट उसकी दूर जाती है। सो ही इज ऑन द दो साइड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे रिस्क का फैक्टर, रिस्क एलिमेंट काफी ज्यादा है। बट अगर आप कोई बड़ा चेस कर रहे हैं तो उसमें आप कभी उसको ऊपर भेज दें, नॉट एज अ रेगुलर ओपनर, स्पेशली इन वनडे क्रिकेट। T20 तक में भी अगर किसी टीम में, लेकिन अगर साइम और फखर होगा तो फिर आप उन्हीं को भेजेंगे ना ओपनर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि किसकी क्या फॉर्म है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ही इज नॉट अ रेगुलर ओपनर। अच्छा, अगर ने वैसे जो इन परफॉर्मेंसेस बेस और डोमेस्टिक बेस में कहा कि साहिबजादा फरहान और हसन अली तो कंफर्म है कि वो कम बैक करेंगे और वापस आएंगे, तो अभी सलमान भी कहा कि साइम और फखर के होते हैं, तो फिर फरहान को कहाँ एडजस्ट करेंगे मसीह साहब? देखिए ये तो कप्तान ने करना है। फखर को नंबर 4 पे 12 खिलाया जा सकता है। फखर वहाँ खेलते भी रहे हैं, फखर के वहाँ फखर को खिलाया जा सकता है नीचे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अहमद। और फरहान साहिबजादा फरहान डिजर्व करते हैं कि उनको ओपन कराया जाए। मेरे तो एक मिनट के लिए जहन से निकल गया, वो इतनी अच्छी फॉर्म में है कि ही इज नॉट समबडी जिसको आप इग्नोर कर, वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको ही फर्स्ट ऑप्शन वही होनी चाहिए टू ओपन द इनिंग, स्पेशली जो इसकी फॉर्म है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और कल के पेपर में हुसैन तलत, बांग्लादेश के सीरीज में अगर बाबर आजम को रेस्ट भी करवा दें तो कोई इशू नहीं है, फखर नंबर 3 पे भी वहाँ खेल सकते हैं। हाँ। तो मसला ये है कि आपने अगर लड़के को चांस देना है उसकी पोजीशन पे, तो उसके लिए स्पेस क्रिएट करना भी कप्तान का ही काम है। मोहम्मद हारिस के ऊपर अगर मैं एक कमेंट यहाँ कर लूँ, देखें अगर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ओपनर उनको इस्तेमाल, वो प्रॉपर ओपनर तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक उनको ये नहीं समझ आएगी कि कंडीशंस के मुताबिक और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कैसे खेलना है। मतलब ये बात ठीक है कि उनका स्टाइल ये है कि वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं और वो आके छक्के चौके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है, आप कल 130 रन बनाए थे, आपको सिर्फ बैट थ्रू करना था, आपको सिर्फ जो दूसरे एंड बाबर आजम खड़े हुए हैं उनके साथ चलते रहना था बस, और ये स्कोर हो जाना था। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये वाली चीजें डेवलप नहीं होंगी उस वक्त तक आप हारिस को एक प्रॉपर ओपनर नहीं कह सकते। हाँ, आपने पावर प्ले 6 ओवरों में उनसे 12 गेंदें खेल के, अगर तो उनको टीम ने कहा कि आप सिर्फ 12 गेंदें खेल के 25 रन बनाए तो वो इस हद तक ही रह पाएंगे। अच्छा, और कल मैं भी जो बात करने लगा था, हुसैन तलत पेपर में आउट ऑफ सिलेबस आ गए माशाल्लाह से। जिस तरह से उन्होंने 51 रन की इनिंग्स खेली, 5 चौके 1 छक्का है, तो हुसैन तलत ने कल बॉलिंग भी अच्छी की, जहाँ ज़रूरत थी अगेंस्ट कराची वहाँ पर मार खा गए, लेकिन कल इन्होंने 2 ओवर करवाए, 2.2 18 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। देखें कल की पिच इस तरह की थी कि आप अगर स्कोर कार्ड देखें तो सारे, मतलब जिन्हें आप कहते हैं ना कि टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन थे सारे, ये उन्होंने वहां पर आगे रन किए हैं। हुसैन तलत को आप इस तरह थोड़ी कह सकते हैं कि वो जिस तरह 4 ओवर क्रिकेट के प्लेयर होते हैं वो आगे स्लॉगिंग करते हैं। हुसैन तलत प्रॉपर बैटिंग करता है, उसी प्रॉपर बैटिंग से उसने डोमेस्टिक में भी रन किए हैं, उसी प्रॉपर बैटिंग से उसने कल भी आगे स्कोर किए हैं। और यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी अगेन बाबर आजम की भी, जिन्होंने उनको मौका दिया कि वो भी अपना 50 मुकम्मल कर लें, और जो कॉन्फिडेंस है उसको दोबारा, पहले भी जाहिर है वो परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में है, लेकिन उस फ्लो को जो है जब 50 रन बनते हैं, जब आप 50 करते हैं तो फिर जाहिर है कि आपको एक कॉन्फिडेंस उससे मिलता है। तो एक अच्छी पार्टनरशिप थी जिसका फायदा टीम को हुआ, लेकिन अगेन अगर कल के पिच आप देखें तो वहां पर रन उन्हीं लोगों ने किए जो प्रॉपर बैट्समैन है। बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस बात करते हैं कोयटा वर्सेस कराची, लास्ट मैच कोयटा कराची का जो हुआ है वो कराची किंग ने 56 रन से वो मैच जीता था। तो कोयटा के लिए अब जरूरी है कि लाहौर में उनसे बड़े मार्जिन से मैच जीते और कोयटा के चांसेस भी फिर बन सकते हैं, वरना अपेरेंटली अभी जो टेबल चल रहा है टॉप 4 पे अभी जो है मेरा ख्याल यही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी अगर कोयटा आज का मैच भी जीतने में नाकाम होता है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसका 14वां मैच कल खेला गया और पेशावर के फैंस जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। ऑल्दो ये मैच लाहौर के होम ग्राउंड में खेला जा रहा था, कदाफी स्टेडियम में,
और लाहौर कलंदर की उतनी सपोर्ट नहीं थी जितनी कल बाबर आजम की सपोर्ट नजर आई। पहले इस पर बात करते हैं क्योंकि आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और ये जब टिकट्स बिकना स्टार्ट हुई तो आकिब कुरैशी बड़े मायूस से नजर आ रहे थे कि 20 से 25 लोग जो है वो टिकटिंग बूथ के बाहर नजर आए, ऑनलाइन भी टिकट्स बेताशा पड़ी हुई। लेकिन कल बिल्कुल एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जिस तरह से स्टेडियम, जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि 30 से 32 हज़ार लोग जो थे वो कल स्टेडियम में मौजूद थे। तो आकिब आप भी वहां पर मौजूद थे, आप जरा बताएं कि क्या कहेंगे। जो पहले आप बड़े डिसहार्ट थे PSL को लेके, हाइप नहीं बन रही, PCB ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, टिकट नहीं बिक रहे, क्या आपके अब तासुरात है कल के मैच के बाद? देखें हमजा, तासुरात बड़े अच्छे हैं। आज लाख पता जाएगा क्योंकि कल जिसने बताया था आपको लाहौर और पेशावर की टिकटों के जो है वही सिर्फ मांग थी और जो लेने वाले लोग थे वो भी सिर्फ इसी मैच को ले रहे थे। तो कल जिस तरह लाहौरियों ने मेला सजाया है, मैदान सजाया है, कज़ाफी स्टेडियम को भरपूर किस्म का उन्होंने भर दिया, तो वो एक अपनी मिसाल आप है। तमाम तर जो नेगेटिव प्रोपोगेंडास थे, बॉयकॉट्स की जो मुहिम थी और उसके बाद जो कह रहे थे कि PSL जो है अभी तक टेम्पो नहीं पकड़ रहा, तो हम पहले ही कह रहे थे जितना ही लाहौर में आएगा और स्पेशली जो पहला मैच लाहौर और पेशावर का, और जो पेशावर की वजह जो है वो सिर्फ बाबर आजम, उसकी वजह से जो है लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम बड़ा ही कल खूबसूरत नजर आया और क्रिकेटर्स को भी बड़ा खेल के मजा आया। जो बैटिंग कोच थे पेशावर ज़ल्मी के, उनसे भी बात उन्होंने भी कहा कि कज़ाफी स्टेडियम का खूबसूरत स्टेडियम को देख के बड़ा मजा आया और हाउसफुल में खेल के बड़ा ही एक्साइटेड था। हारिस रऊफ जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने भी मीडिया टॉक की। एज यूजुअल उनका जो एक मजाहिया होता है, वो हार को जो है वो लाइटर ले लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब उनको हार को लाइटर नहीं लेना चाहिए लाहौर कलंदर्स वालों को, क्योंकि अब वो 3 मैच हार चुके हैं। बहरहाल कल शायकीन जो थे वो बहुत ज्यादा थे। इवन जब पावर प्ले में कलंदर्स के आउट हो गए थे तो बाहर लाइन पे लाइंस लगी थी क्योंकि सिक्योरिटी मेजरमेंट बहुत ज्यादा थे। शायकीन क्रिकेट को 5 से 6 जो है वो नाके अबूर करके आना था क्योंकि चेकिंग होनी थी, तो उसके बावजूद। अच्छा, ये आकिब की लाइन में डिस्टॉर्शन है, जरा रिकनेक्ट कीजिएगा, फिर आकिब से मजीद भी बात करते हैं। अच्छा अहमद, कल कराची, आज बल्कि कराची और कोयटा का मैच है और ये कोयटा के लिए मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। देखें, कोयटा के लिए मैच जीतना इसलिए भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि एंड तक जो है वो टीम अगर कंटेंशन में हो तो ही फैंस भी स्टेडियम में आते हैं। उनकी इंगेजमेंट की एक बड़ी वजह ये होती है कि टेबल के ऊपर क्या चल रहा है। तो कराची, लाहौर ने कल बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है, उम्मीद करते हैं कि ये स्टार्ट जारी रहेगा एंड तक, और उसके लेकिन ज़रूरी है कि टीमें जो है परफॉर्म करके दें। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में मार्क चैपमैन आ गए हैं, कराची को केन विलियमसन ने ज्वाइन कर लिया है। ये 2 नाम हैं जो मतलब यकीनन बहुत बड़े नाम है T20 क्रिकेट के, और मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रेट अवे दोनों टीम्स के अंदर शामिल होंगे। उस्मान तारिक के हवाले से अपडेट जो है वो ज़ाहिर है उनके बॉलिंग एक्शन को टेस्ट करवाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा सेटबैक था जी, ये बहुत बड़ा सेटबैक था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, क्योंकि उससे पहले जो 2 मैचेस थे उनमें वो ज़रा कंट्रोल में नजर आए थे, खासतौर पर पहला मैच जो उन्होंने जीता भी था ज़ल्मी के अगेंस्ट। उसके बाद से उनका जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम भी बिगड़ा है और लास्ट मैच में तो खैर मेरा ख्याल है कि सऊद शकील ने कोशिश ही नहीं की उस मैच को जीतने की और उसको बेहतर प्लान करने में कामयाब नहीं हुए। आज कराची किंग्स का भी इम्तहान इस हवाले से है कि वो पहली बार कराची से बाहर आज खेल रहे हैं। जो 5 मैच उन्होंने खेले अब तक वो सारे उनके होम ग्राउंड में थे, तो यहाँ पर देखना होगा। ट्रेनिंग क्राउड है, हम उम्मीद करते हैं कराची को भी उस तरह सपोर्ट करेंगे। लाहौर के फैन जिस तरह से वो लाहौर को सपोर्ट करते हैं और बड़े दिल का सबूत देंगे और इस बात को साबित करेंगे कि लाहौरी जो है वही जिंदा दिलान है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आकिब, ये उस्मान तारिक की बात हो रही है, टेस्ट अभी उनका हुआ है, क्या प्रोसेस है और ये सारी चीज़ें ज़रा बताएं उस्मान तारिक के हवाले से। देखिए इमरान, अगले हफ्ते जो है ना उस्मान तारिक का लम्स के बायोमैकेनिक लैब में इनका टेस्ट शेड्यूल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है कि PSL में अगर कुछ लड़का हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें इनेक्शन हो रहा है। सलमान नसीर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के हेड हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और उस्मान तारिक का टेस्ट करवाने का जो है फैसला किया है। आल्दो के टेस्ट की रिपोर्ट जब आएगी तब तक तो PSL ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, लेकिन कल मोइन खान जो कि हेड कोच हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने भी मीडिया टॉक की LCC ग्राउंड में, तो उनका ये कहना था कि उम्मीद करता हूँ कि 18 मई से पहले अगर हमारी टीम आगे पहुंचती है तो उस्मान तारिक फिट हो जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर तौर पर नजर नहीं आ रहा और कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट भी किसी किस्म का उस्मान तारिक पर रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि उनके पास दूसरे भी स्पिनर्स हैं। आल्दो के उनके पहले जो 2 मैचेस हैं उसमें उस्मान तारिक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो एक आज क्रिकेट वाइज अच्छा मैच होने की तवक्को है। लेकिन जो है क्राउड की तरफ से अगर मैं आपको बताऊं कि अभी भी मैं कुछ देर पहले देख रहा था टिकट्स पे, तो हर इंक्लोयर की तकरीबन 200 से ज्यादा टिकटें अभी भी ऑनलाइन मौजूद हैं। ऑनलाइन 200 से ज्यादा मौजूद हैं, तो फ्रेंचाइज जो कि कोरियर कंपनी है वहां पर बाय पर्सन भी काफी ज्यादा होंगी। और मजे की बात यह है कि अभी तक आज के मैच की किसी ने मेरे से टिकट नहीं मांगी। इसका मतलब इस वक्त लाहौरियों का जो है वो ज्यादा कोयटा और कराची के मैच में
फिलहाल इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पॉइंट्स टेबल के सिलसिले में, पीएसएल के सिलसिले में आज का मैच दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि कराची किंग्स की बात करें तो कल उन्होंने जो प्रैक्टिस की है उसमें डेविड वार्नर शामिल नहीं थे। जब हमारी कराची किंग्स के मैनेजमेंट से बात हुई तो उनको कहना था कि डेविड वार्नर जो है उनको आराम दिया गया है, बल्कि उन्होंने खुद रेस्ट लिया है और वो होटल में ही है, टीम के साथ यहाँ पर ट्रैवल नहीं किया। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने मुसलसल तीसरे दिन जो है वो प्रैक्टिस की है। तो मोइन खान से हमारी बात हुई कि क्या प्लेयर्स फटीग का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, तो उन्होंने इस चीज पे जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि हम चाहते हैं हम आराम करें, लेकिन खिलाड़ियों को इस कंडीशन से फेमिलियर करने के लिए हम मुसलसल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं और हमें इस चीज का इल्म है कि फटीग का मसला ना हो जाए। जबकि दोनों टीमों में उधर कराची किंग्स में केन विलियमसन की इंक्लूजन जो है वो कराची किंग्स के लिए यकीनन एक बूस्टअप होगी, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मार्क चैपमैन जो आए हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा बूस्टअप होगी और बड़ी अच्छी हिटिंग करते हुए नजर आए। कल आल्दो के विलियमसन ने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन वो फील्डिंग ड्रिल्स करते हुए नजर आए और उनको जो थ्रो डाउन है कराची किंग्स के, उन्होंने मुसलसल 1 घंटा जो है केन विलियमसन पे मेहनत की और अलहदा लेके उनके साथ प्रैक्टिस करते रहे। जबकि मार्क चैपमैन को वहाब रियाज बॉलिंग करवाते रहे। वहाब रियाज कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ किस तरह अटैच है ये अभी तक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज के कल तक पता चल जाएगा। लेकिन परसों भी वहाब रियाज कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैंप में शरीक थे, वहां पर बॉलिंग कर रहे थे और कल भी जो है वहाब रियाज बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि परसों पेशावर ज़ल्मी भी साथ बॉलिंग कर रही थी, वहां पे वो नहीं कर रहे थे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ वहाब रियाज जो है वो बॉलिंग कर रहे थे। तो इस तरह दोनों टीमों के लिए बूस्टअप है दोनों न्यूजीलैंडर्स के आने का। तो अब मैच यकीनन आज उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा क्रिकेट को। बिल्कुल अहमद साहब, विलियमसन सेंचुरी कर रहे हैं या चैपमैन कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन जीत कोयटा रही है। अच्छा जीत कोयटा रही है, ठीक है जी। लेट्स सी, पता चल जाएगा आज रात 8 बजे कज़ाफ़ लाहौर में कोयटा वर्सेस कराची, जिसे ये कहा जाता है कि दोनों एक ही टीम है। ए बी, कराची की बी टीम कोयटा है, क्योंकि मेजॉरिटी वहाँ पर कोयटा पसंद भी किया जाता है कराची में। तो फिलहाल कराची का यहाँ पर हारना और कोयटा का जीतना पॉइंट्स टेबल के लिए ज़रूरी है। कराची का जीतना अपने लिए तो उनके लिए ज़रूरी है ही। अगर पॉइंट टेबल में जान रखनी है कोयटा को, अगर प्ले ऑफ के लिए थोड़ी सी उम्मीदें लगानी है, तो आज उनको मेहनत करना पड़ेगी और ये पूरे जज्बे से मैच जीतना पड़ेगा, अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। इस पर हम कल के शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।